हेलो एवरीवन। आपके इस क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1.6 में क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडर थ्री चार्ज Q1 Q2 Q3 ईच टू Q एट द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q विथ द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। एनसीईआरटी के इस एग्जाम्पल में आपसे कहा है कि हमारे पास थ्री चार्ज हैं Q1 Q2 और Q3, जिन तीनों चार्ज का वैल्यू जो है वो Q के इक्वल है और इसको रखा कहाँ गया है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पर रखा गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड जो होता है वो सेम होता है, और इस तीनों साइड के बारे में भी कहा गया है कि जो तीनों साइड है वो यल है। फिर आपसे पूछा है इसमें व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। एक चार्ज है कैपिटल Q, इसके ऊपर फोर्स निकालना है। इस चार्ज को रखा कहाँ गया है, तो ये चार्ज जो है वो रखा गया है सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पे रखा गया है, और यह चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव साइन का ही है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है विथ द सेम साइन एज Q। जो आपका Q का साइन है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव ही होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस ट्रायंगल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप देख लीजिए। थ्री चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, तो ये जो तीनों चार्ज थे हमारे Q1 Q2 Q3, इन तीनों को इसके वर्टिसेज पे रखा गया है। ये जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पे तीनों को रखा गया है, और एक चार्ज जो कैपिटल Q है उसको इसके सेंट्रॉयड पे रखा गया है। सेंट्रॉयड है क्या, तो हमने AD को मिला दिया, फिर इससे यहाँ मिला देंगे, इससे यहाँ मिला देंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा O, इसी को सेंट्रॉयड बोला जाता है इस ट्रायंगल का। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड जो है वो यल के इक्वल होगा। आपका AB साइड जो है, AC साइड जो है और CB साइड जो है, ये तीनों के तीनों यल के इक्वल होगा। आप यहाँ देखिए, ये जो Q1 है, ये Q1 जो Q के इक्वल है, और ये भी कैपिटल Q है, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। तो आप जान रहे हैं जब दोनों सेम नेचर के चार्ज होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है। तो हमने यहाँ कंसिडर कर लिया कि ये जो Q है, इस कैपिटल Q के ऊपर F1 फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करा रहा है, मतलब ये जो है इस डायरेक्शन में F1 जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। उसी तरीके से ये जो चार्ज Q है, यह जो है इस कैपिटल Q के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्सन F2 लगाएगा। उसी तरीके से जो हमारा Q3 जो भी Q के इक्वल है, यह भी जो है इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन ही लगाएगा, जिससे हमने F3 कंसिडर किया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या, तो हमें इन तीनों F1 F2 और F3 इन तीनों का वैल्यू निकालना है, और इस Q के ऊपर जो सेंटर O पर कैपिटल Q चार्ज रखा गया है, इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है इन तीनों चार्ज के कारण। ये जो तीनों चार्ज है जिनका वैल्यू भले आपस में इक्वल हो, इन तीनों के कारण इस कैपिटल Q पर जो है वो नेट फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो नेट फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए हमें तीनों फोर्स के वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा। चाहे आप F1 निकालिए, चाहे F2 निकालिए, चाहे F3 निकालिए। कुलाम्स लॉ का जब हम यूज करेंगे तो कुलाम्स लॉ के फॉर्मूले में आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 एक चार्ज यहाँ पे दिया गया है, Q2 ये दूसरा चार्ज है, R यानी कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, AO जो है वो नहीं पता। अब चूंकि ये सेंट्रॉयड है तो जितना AO होगा उतना ही OB होगा और उतना ही OC होगा। ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा इसमें वो होगा कि हम AO का वैल्यू फाइंड करें। चाहे AO निकाल लीजिए, चाहे OB निकालिए, चाहे OC निकालिए, किसी का भी यूज करके, किसी ट्रायंगल का यूज करके, कोई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के हम सबसे पहले इस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने F1 लिखा है तो पहले हम काम AO पे कर लेते हैं, तीनों आपस में इक्वल होगा। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले काम क्या किया गया, तो जो AB है और जो BC है और जो AC है, तीनों यल है। ये क्वेश्चन में आपको दिया ही गया था। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है, और आप जान रहे हैं कि जिस ट्रायंगल का साइड आपस में इक्वल होता है
उस ट्रायंगल के सभी एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। मीन्स ये जो आपका एंगल है पूरा, ये पूरा जो एंगल होगा ये पूरा आपका 60 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री होगा। तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं जो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो वही यहाँ लिखा गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये जो ए डी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ए डी, ये ए डी इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन है जो करता क्या है, तो ये मीडियन जो है इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। कोई भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, अगर इसको भी आप कंप्लीट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर इसको भी कंप्लीट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये सब के सब मीडियंस होते हैं। और ये मीडियन जो भी एंगल फॉर्म होता है किसी भी वर्टिसेज पर उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो पूरा एंगल बना था वो 60 डिग्री था, इसको जब बाइसेक्ट ये मीडियन करेगा ए डी तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो चूँकि हमको यहाँ यूज करना है इसलिए यहाँ 30 डिग्री लिखा गया। उसी तरीके से ये भी एक मीडियन का ही काम कर रहा है, तो ये एंगल पूरा 60 डिग्री था, उसको इसने बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल 30 हो गया और ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो वही यहाँ पे बताया गया एंगल बी ए डी, इस फिगर में देखिए एंगल बी ए डी यहाँ जो बीच में लिखा जाता है वही आपके एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ए बीच में है, मतलब यहाँ पे ए का जो 30 डिग्री वो बताया गया है। और चूंकि ये मीडियन है, मीडियन जो है वो किसी भी जो भी आप साइड पे मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं उस पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है। तो ये है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ए डी बी। आप चाहे तो इसको बी डी ए भी लिख सकते हैं। ये है कितना, तो ये आपका 90 डिग्री है। बस ध्यान रहे कि जो भी एंगल आप बताते हैं वो एंगल हमेशा बीच में आना चाहिए। आप चाहे उसको ए डी बी लिखिए चाहे बी डी ए लिखिए। अब यहाँ जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री होने के साथ साथ ये मीडियन जो है इस साइड को भी बाइसेक्ट करता है। ये एंगल को तो बाइसेक्ट करता ही करता है, उसके साथ में ये जो साइड है आपका B2C, ये जो साइड है इसको भी ये बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्वेश्चन में आपको दिया ही गया था कि ये जो टोटल है B से लेके C तक वो आपका यल है, ये सब आपस में इक्वल था, यल था, इसको बाइसेक्ट करेगा। मीन्स ये इतना और ये इतना आपस में इक्वल होगा, जो होगा कितना, यल का आधा कर दीजिए। तो वही यहाँ पे किया गया BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू L/2। अब हमारा मेन एम याद रखिएगा, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी है कौन सा, ट्रायंगल ए बी डी। ये पूरा ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं। अब इस पूरे ट्रायंगल में हमने लगाया इस एंगल का यूज करते हुए कॉस थीटा। कॉस थीटा होता क्या है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो भी एंगल बनता है उस एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो जो बच गया साइड वो आपका बेस हो जाएगा। तो कॉस थीटा है क्या, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा आपका AD। तो AD अपॉन हाइपोटेनस यानी कि इसके सामने वाला, इसके सामने आपका AB है, तो ये आपका हो गया cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन AB। अब यहाँ से अगर हम AD का वैल्यू फाइंड करें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसीलिए लिखा गया AD इज इक्वल टू AB cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, उसको यहाँ पे लिख दिया गया √3/2। AB का वैल्यू आप जान रहे हैं A से लेके B तक जो है वो यल के इक्वल है। यहाँ पे भी देखिए सब आपस में इक्वल ही है, तो AB की जगह हमने पुट कर दिया यल, तो AD का वैल्यू आ गया यल इंटू √3/2। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। अब हम फिर से एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, तो दूसरा ट्रायंगल है BOD। फिगर में देखिए ये जो आपका फिगर है इसमें BOD ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में हम ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, हमें ये एंगल चाहिए, तो इस एंगल पे हमने लगाया tan थीटा। यहाँ cos और tan इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमें फाइंड करना है AO निकालने के लिए हम पहले पूरा AD निकाल ले रहे हैं। AD अगर हमें पता चल जाएगा तो उस पर हम कोई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर देंगे और उसी का यहाँ पे यूज करते हुए AO फाइंड कर लेंगे। तो AD निकालना, इसीलिए हम हर बार काम इसी साइड को लेते हुए कर रहे हैं। यहाँ भी cos लगाया गया ताकि ये साइड इस्तेमाल हो, और ये वाला साइड हमें पता था। यहाँ पे हम tan लगा रहे हैं। tan थीटा होता कितना है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये वाला आपका बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका OD और बेस है आपका BD। तो वही यहाँ पे लिखा गया
OD अपॉन BD। अब यहाँ से OD का वैल्यू निकालिए तो फिर से वही काम, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो OD इज इक्वल टू आया कितना, ये आ गया BD tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। 1/√3 यहाँ पे लिख दिया गया। अब BD का वैल्यू है कितना, तो पूरा जो था वो आपका L था, उसी का हाफ है BD, L/2। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BD जो CD के इक्वल है ये L/2 है, तो इसी BD की जगह हमने L/2 पुट कर दिया। तो OD का वैल्यू आ गया L/2 इंटू 1/√3। इसको कंसिडर किया गया इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है, एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमें फाइंड करना था AO, ये जो आपका AO है ये हमें फाइंड करना था। तो AO A से लेके O हमें निकालना है, तो उसके लिए हम काम क्या करते हैं, ये पूरा डिस्टेंस ले रहे हैं A से लेके D तक। इस A से लेके D तक में अगर हम OD को माइनस कर दें तो हमारा बस यही डिस्टेंस बचेगा OA या फिर AO। काम क्या किया गया, ये पूरा डिस्टेंस हम लेंगे AD, उस पूरे डिस्टेंस में से हम इतने को माइनस कर देंगे तो सिर्फ हमारा ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। तो देखिए वही यहाँ पर किया गया है कि हम जो AO हमें निकालना था उसके लिए हमने पूरा डिस्टेंस AD लिया और उसमें से OD को माइनस कर दिया। AD का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आपको मिल चुका है और OD का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में मिल चुका है। दोनों को ला के यहाँ पुट कर दीजिए तो AD हो जाएगा L√3/2, OD हो गया L/2 इंटू 1/√3। जब इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें मिलेगा 2√3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा तो √3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। और पहले से √3 इंटू L था तो ये √3 इंटू L, यहाँ पे दोनों सेम है तो L का L रह जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई जब √3 में करते हैं, सेम रूट का सेम रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो इसलिए सिर्फ 3 हो गया। 3L माइनस L अपॉन 2√3। 3L में से एक L माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2L अपॉन 2√3। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आ जाएगा AO का वैल्यू L/√3। अब आप चाहें तो इस AO का वैल्यू दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वही यहाँ दिखाया गया है आपको अल्टरनेट मेथड टू फाइंड AO। आप इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं। ये रेड पेन से लिखा गया है, ये अल्टरनेट मेथड है। मतलब आप एग्जाम में अगर इसको करते हैं, क्वेश्चन को आता है तो आप इससे नहीं दिखाएंगे। आप चाहे ये मेथड लगा के दिखाइए, चाहे ये कोई एक मेथड ही दिखाइए, वहाँ पे उतना टाइम यूज करने का ज़रूरत नहीं है कि एक ही चीज़ को आप दो तरीके से दिखाइए। तो अल्टरनेट मेथड है, इसमें है क्या, तो AO जो है वो 2/3 AD के इक्वल लिखा गया। ये लिखा क्यों गया, क्योंकि जो सेंट्रॉयड होता है, ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होता है वो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। फिर से वही ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज किया गया कि ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड है, ये जो आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड है इस मीडियन को 2:1, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 1, इसमें डिवाइड करता है। तो जब हम AO निकालेंगे तो ये AO होगा क्या, ये होगा 2/3 पूरा जो ये मीडियन है AD उसके 2/3 के इक्वल। तो वही यहाँ पे लिखा गया जो आपका है AO इज इक्वल टू 2/3 इंटू AD का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आपको मिल चुका है, वही यहाँ ला के पुट कर दीजिए AD का वैल्यू। तो ये हो गया 2/3 इंटू AD का वैल्यू L√3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, आपका आएगा L√3। 3 को लिख सकते हैं, ये जो आपका 3 है इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3। जैसे जब 2 √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बचा था, उसी तरीके से अगर 3 रहे तो 3 को भी हम ऐसे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो ये √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल होगा, आ जाएगा L/√3। यही चीज़ आया AO का वैल्यू। आप चाहे ये इस्तेमाल कीजिए चाहे ये वाला तरीका इस्तेमाल कीजिए, दोनों से जो वैल्यू आएगा AO का वो यही रहेगा। AO हमें मिल चुका है, मतलब हमें जो कुलाम्स लॉ का यूज करने के लिए डिस्टेंस चाहिए था वो मिल चुका है। जितना AO होगा उतना ही OB होगा, उतना ही OC होगा, और ये है कितना L/√3 के, क्योंकि ये आपका जो है ये सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड से ये जो साइड्स हैं OA OB OC ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो यही यहाँ पे दिखाया गया कि जो आपका CO इज इक्वल टू L/3। अब काम क्या करेंगे, तो अब हम कुलाम्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि हमें बस वही डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस हमें मिल चुका है। तो बारी बारी से तीनों चार्ज जो तीनों वर्टिसेज पे रखे गए हैं, A B C तीनों वर्टिसेज पे रखे गए हैं ट्रायंगल के, बारी बारी से तीनों चार्ज का यूज करके हम फोर्स निकालेंगे। F1 F2 F3 ऑलरेडी कंसिडर किया गया है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 जो कि Q के इक्वल है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है कुलाम्स लॉ का, 1/4πε और Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ देखिए ये जो है
इसका डिस्टेंस ये होगा AO, तो इसीलिए लिखा गया डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स AO का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस AO का स्क्वायर। Q1, अब Q1 का वैल्यू ये है और Q2 का वैल्यू Q है, और उसके बाद Q1 जो है वो Q के इक्वल है, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया गया है। ये OA है कितना, तो OA है L/√3, तो यहाँ पे L/√3 चूँकि स्क्वायर था, फार्मूले में स्क्वायर आता है, तो यहाँ रखा गया L/√3 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो L का स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर मिलेगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो इसलिए हो गया 3 कैपिटल Q, और स्मॉल ये Q1 का वैल्यू Q के इक्वल था अपॉन में L स्क्वायर। यहाँ पे इसका डायरेक्शन दिखा दिया गया, आप चाहे तो डायरेक्शन नहीं भी दिखा सकते हैं, वैसे यहाँ दिखा दिया गया अलोंग AO। ये जो F1 फोर्स लग रहा है वो किसके अलोंग है, ये है AO के अलोंग। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो F1 फोर्स लगा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे O है, मतलब AO के अलोंग जो है वो F1 फोर्स लग रहा है। F1 हमें मिल चुका, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लिया। अब हमें ज़रूरत है F2 का और F3 का, तो अब जो है अब हम F2 निकालेंगे और F3 निकालेंगे। अब यहाँ ये देखिए जो आपका F1 है, जो F1 का वैल्यू आया 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर, यही वैल्यू F2 और F3 के लिए भी आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, AO BO CO सब डिस्टेंस सेम है, R का वैल्यू सेम हो गया, और चार्ज भी सेम है। Q1 का वैल्यू Q के इक्वल है, Q2 भी Q है, Q3 भी Q है, डिस्टेंस भी सेम है, दोनों चार्ज भी सेम है। तो जितना F1 का वैल्यू आया है वही F2 आएगा, वही F3 आएगा। इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका सिमिलरली फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू Q एट B F2 1/4πε0, दोनों चार्ज का वैल्यू पुट किया गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर से वही काम करेंगे, डिस्टेंस जो है वो L/√3 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली सॉल्व होकर आ जाएगा इतना वैल्यू। ये अलोंग BO के लगेगा, BO के अलोंग क्यों, क्योंकि आप यहाँ फिगर में देखिए तो ये जो है फोर्स ये इस इधर जा रहा है, तो BO के अलोंग F2 है। उसी तरीके से यहाँ पे ये निकाला गया F3 का वैल्यू, तो यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर रखेंगे OC का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा अलोंग CO। अब हमारे पास F1 F2 F3 मिल चुके हैं, तीनों के सेम वैल्यू है, इसे लिख दिया गया F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, जिसको हमने जब तीनों सेम है तो इसको F के इक्वल कंसिडर कर लिए। अब यहाँ आगे सॉल्व करने के लिए हमें निकालना है रिजल्टेंट, क्योंकि तीनों अलग अलग फोर्स तो मिल चुका है, अब हमें जो निकालना है वो रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मिलेगा कैसे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें चाहिए इसके बीच का एंगल, क्योंकि आपने वेक्टर में फार्मूला पढ़ा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा वाला टर्म चाहिए हमें। ये जो तीनों मिले हैं, यहाँ बस पूरा फिगर ट्रायंगल नहीं बनाया गया, बस F1 F2 F3 ये जो मिला है इसके सबके बीच का एंगल चाहिए। तो ये एंगल सब में 120 डिग्री लिखा गया, मतलब F1 F2 के बीच का भी एंगल 120, F2 F3 के बीच का भी एंगल 120, F1 F3 के बीच का एंगल 120। आखिर ये कैसे आया है उसी को यहाँ अलग से साइड से समझाया गया है। ये जो भी रेड पेन से लिखा गया आपको उसको एग्जाम में दिखाने का ज़रूरत नहीं रहता है, ये बस आपको समझने के लिए है। ये निकाला कैसे गया, 120 आया कैसे, तो जो क्वेश्चन में जो फिगर था उसी फिगर को यहाँ फिर से देखिए, ABC ये फिगर है, इसमें F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे, और F2 ये हमें चाहिए ये एंगल F1 और F2 के बीच का, किसी एक का निकालना है, तो हम इसको कंसिडर कर ले रहे हैं x। लेट एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज इक्वल टू x। अब ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल लिया गया जिसमें ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल कितना, तो एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, उसी को यूज किया गया। एंगल OBD मतलब ये 30 डिग्री वाला वैल्यू, एंगल BDO मतलब ये 90 डिग्री वाला वैल्यू, और एंगल DOB जिसको यहाँ हमें पता करना, पता तो इसको करना, हम पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये एंगल DOB नहीं पता है, ये 30 दिया है, 90 दिया है, यहाँ पुट किया गया, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। 90 और 30 120, और 120 को जब इधर 180 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल DOB मतलब यहाँ वाला एंगल आ चुका है आपके पास 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल होता है 180 डिग्री।
180 डिग्री में ये 60 है, तो ये होगा कितना, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एंगल DOB और एक्स जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। ये एंगल 60 डिग्री है, तो 180 में से 60 को माइनस कर दिया तो आ गया 120 डिग्री। मतलब F1 और F2 के बीच का एंगल आएगा 120 डिग्री। जैसे यहाँ निकाला गया है वैसे आप बाकी भी निकाल सकते हैं। ये एंगल 120 आया, सिमिलरली आप यहाँ काम करते तो यहाँ भी 120 आता, यहाँ भी 120 आता। मतलब सबके बीच का जो एंगल है वो आपका 120 डिग्री ही है। तो 120 डिग्री इसलिए लिख दिया गया सीधे, एंगल बिटवीन F1 F2 F2 F3 F3 F1 120 डिग्री। हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो सबसे पहले हम F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट निकालने का तरीका, F2 के पैरेलल यहाँ पे ऐसे बनाया गया, F3 के पैरेलल यहाँ से ऐसे मिलाया गया, जहाँ दोनों मिला वहाँ पे यहाँ से इसको मिला दिया गया। ये आपका रिजल्टेंट मिल गया जिसे R से रिप्रेजेंट किया गया। रिजल्टेंट का फॉर्मूला वही वेक्टर का, वेक्टर R रिजल्टेंट होता क्या है, तो दोनों वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ दोनों वेक्टर है कौन, F2 और F3 है, तो इसीलिए यहाँ फार्मूले में लिखा गया R स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट में F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos थीटा। थीटा है कितना, F ये निकाल रहे हैं F2 और F3, तो F2 और F3 इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री, इसलिए थीटा 120 डिग्री। cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, तो यहाँ पे इस cos थीटा की जगह रखेंगे -1/2, इसलिए ये जो प्लस है ये आपका माइनस हो गया। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो वही आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि इसी को आगे और सॉल्व किया गया है। F2 और F3 ये सब के सब F के इक्वल हैं। यहाँ देखिए F1 F2 F3 सब सेम आया था, इसको F के इक्वल कंसिडर किया गया है। तो वही है आपका F2 F3, ये सब की जगह F पुट हो गया, तो F का स्क्वायर F2 F3 की जगह FF, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2F स्क्वायर होगा, F इंटू F स्क्वायर हो गया। 2F स्क्वायर में से एक F स्क्वायर माइनस करेंगे तो F स्क्वायर, अंडर रूट में से जो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक F निकल जाएगा। मीन्स F2 और F3 के बीच का जो रिजल्टेंट आया R वो आया F के इक्वल, जिसे कंसिडर किया गया है इक्वेशन नंबर 6। अब हमारे पास रिजल्टेंट R तो आ चुका है, अब इस रिजल्टेंट R का भी रिजल्टेंट निकालना है F1 के साथ। हमने अभी बस F2 और F3 का निकाला है, अब फाइनल निकालना है R और F1 के बीच का। तो यहाँ एंगल बन कितना रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है 180 डिग्री, क्योंकि R जो मिला था वो ऊपर की तरफ मिला था, ठीक इसके अपोजिट, F1 के ठीक अपोजिट R आया था। तो ये यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना है। तो फिर से तरीका वही लगेगा, cos थीटा, यहाँ cos थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। रिजल्टेंट होगा कितना, R स्क्वायर, मतलब फर्स्ट वाला इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2R इंटू F1 cos 180 डिग्री। R F1 का वैल्यू F के इक्वल ही है, तो वो यहाँ पुट कर दिया गया। cos 180 होता है -1, cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। R का वैल्यू भी F के इक्वल है जो इक्वेशन 6 में मिला है, तो इसलिए यहाँ R की जगह आ गया F स्क्वायर और F इंटू F, फिर से वही चीज़ F स्क्वायर 2F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर, अब सेम चीज़ माइनस करेंगे तो आ गया 0। मतलब इतना मेहनत करने के बाद क्या मिला, 0। और यही आपका आंसर है, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू ऑल चार्ज इज 0।